बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप? देखो, आज हम लोग पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन की शुरुआत करेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। अब ये होते क्या है, तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या चीज है, हम उनकी चर्चा करते हैं। बट पिछली क्लास की जो बातें थी वो बातें आपको याद होनी चाहिए कि अकाउंटिंग क्या था, क्या फायदे, क्या घाटे, लिमिटेशन, बुक कीपिंग क्या था। दे ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली तीनों होते क्या है। देखो, तीन वर्ड यहाँ पे है। एक है आपका कॉन्सेप्ट, एक है प्रिंसिपल, एक है कन्वेंशन। आप तीनों को बहुत ध्यान से मेरे साथ सुनना, आपको अच्छा लगेगा समझना। ये देखो, ये तब की बात है जब अकाउंट्स की शुरुआत हुई थी। मतलब अकाउंट्स का आपका हम लोगों ने जो बही है, बही खाता जिसको बोलते हैं अकाउंट्स, हमने एंट्री करना शुरुआत किया, लिखना शुरू किया, प्रॉफिट लॉस बनाना शुरू किया। तो ऑब्वियस बात है कि जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की, जब ये स्टार्ट हुआ आपका अकाउंटिंग होना, तो उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ नोशंस, कुछ आइडिया, कुछ परसेप्शन दिमाग में रखा और उन परसेप्शन को दिमाग में रखते हुए फिर क्या हुआ, एंट्री करना शुरू किया, लेजर अकाउंट बनाना शुरू किया, ट्रायल बिल्स बनाया, फाइनल अकाउंट बनाया और सारे काम शुरू हुए। तो मेरे कहने का मतलब कि कॉन्सेप्ट वो आइडियाज हैं, वो नोशंस हैं, वो परसेप्शंस हैं जिनको दिमाग में रखकर अकाउंट्स की शुरुआत हुई। ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि ये तीन वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जहां से अकाउंटिंग की शुरुआत हुई। अब हुआ क्या कि उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हम लोग अपना अकाउंटिंग करना शुरू किए, करते गए। फिर क्या हुआ कि समय आया जहां पे हमें रिक्वायरमेंट आई कि यार कुछ हम प्रिंसिपल्स बनाएं, कुछ सिद्धांत, जिन सिद्धांत पे हम लोग अकाउंटिंग को किसी को सिखा सके, आने वाले जनरेशन को हम बोल सके कि आप भैया इस तरीके से अकाउंटिंग करो। तो हम लोगों ने क्या किया, जो कॉन्सेप्ट थे ना, जिन कॉन्सेप्ट को लेकर हम अकाउंटिंग किया करते थे, हमने उनको एक रिटन फॉर्म दे दिया जिसको बोला गया प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो पहले हुआ करते थे, अब वो प्रिंसिपल बन गए, वो सिद्धांत बन गए। प्रिंसिपल बनने का मतलब होता है मेरे बच्चे कि अब वो एक रूल हो गए, एक डिफाइंड रूल हो गए कि भैया अकाउंटिंग करते समय हमें इन बातों को ध्यान देना होगा। तो मैं आपको अगर पूरी हिस्ट्री बताऊं तो जनरली जो कॉन्सेप्ट थे ना वही प्रिंसिपल्स में कन्वर्ट हो गए, है ना। क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट क्या था, ये आइडिया था, उसी आइडिया पे हम अकाउंटिंग करते थे, उन्हीं को हमने रिटन फॉर्म दे दिया तो बिकम्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आपका कोई डाउट इसमें? नहीं सर। नाउ व्हाट डू मीन बाय कन्वेंशंस? देखो, मैं कन्वेंशन की बात करूं, थर्ड आपका, तो जिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लेकर, कौन कौन से होते भी हम डिस्कशन करेंगे, जिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को लेकर हम लोग अकाउंटिंग किया करते थे ना, उनमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट आई, कुछ मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आई, कुछ नए डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट आई। तो हम लोगों ने क्या किया, जितने सारे प्रिंसिपल्स हमारे पास थे उनमें जितने भी नए डेवलपमेंट करने थे, नया कुछ एडिशन करना था, उन सबको करते हुए हमने कन्वेंशंस बनाए। तो एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट था ना बच्चे, वही प्रिंसिपल बना सॉरी, एंड जो प्रिंसिपल था उसी में कुछ नए मॉडिफिकेशन करके हम लोगों ने क्या किया, कन्वेंशंस तैयार किए। तो एक्चुअली कन्वेंशंस क्या है, प्रिंसिपल का ही मॉडिफाइड फॉर्म, मतलब प्रिंसिपल को ही एक कह दो अपग्रेडेड फॉर्म, अपग्रेड किया हुआ चीज आपका, जो हम अब आज के टाइम पे, क्योंकि पहले अकाउंटिंग डिफरेंट हुआ करता था, पहले बिजनेस का रूप अलग हुआ करता था। बिजनेस पहले छोटे लेवल पे हुआ करता था, बिजनेस बड़े लेवल पे हो रहा है। पहले बिजनेस किसी एक छोटे से गांव, कस्बे या शहर में लिमिट होता था, आज हम वर्ल्ड पे जा चुके हैं। तो नो डाउट कि हर एक चीज में डेवलपमेंट होता है, तो हमारे अकाउंटिंग में भी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी। तो जो प्रिंसिपल्स थे वही कन्वेंशन में कन्वर्ट हो गए और हम उसी के ऊपर में अकाउंटिंग करते हैं। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को दूं कि जो कॉन्सेप्ट हैं, मतलब आज के टाइम पे, आज, अब आप हिस्ट्री छोड़ दो, मैं आज की बात कर रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट थे वही प्रिंसिपल बने और वही उन्हीं का कन्वेंशन हुआ। मतलब आज जो भी हम कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, एक्चुअली वो प्रिंसिपल है, वही कन्वेंशन है, तभी तो हम उसको स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज खत्म हो गया बच्चे, जो चीज हमें लगा कि यार ठीक नहीं है, वो तो हटते चले गए, वो खत्म होते चले गए, उनके बारे में हम स्टडी भी नहीं करेंगे। तो याद रखना, अगर मैं कहता हूं या कोई कहता है कि कॉन्सेप्ट ही प्रिंसिपल्स हैं
और वही कन्वेंशंस हैं, तो आप इसमें परेशान ना होना, मतलब वो सही बोल रहे हैं। एग्जाम में आ जाए एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल या सेपरेट एंटिटी आपका कन्वेंशन, तो आप परेशान ना होना, दे ऑल हैव सेम मीनिंग, दे ऑल हैव सेम मीनिंग। समझे मेरी बात ना? तो ये तीनों का मतलब सेम होता है इन शॉर्ट। आपका मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट के बाद प्रिंसिपल क्यों आया, फिर प्रिंसिपल से कन्वेंशन क्यों आया। नाउ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आखिर ये प्रिंसिपल्स की, कन्वेंशन की या कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट क्यों आई? तो मैंने बड़े सिंपल शब्दों में आपको बताया। जरा एक सिचुएशन इमेजिन करना, सीओसी एजुकेशन, ध्यान से मेरी बात सुनना, लिमिटेड, नाम तो आपने सुना ही होगा, ये तो आपके खून, मतलब शरीर के जो रक्त है, खून है, उनमें भी बसा हुआ ये नाम। अब जरा इमेजिन करो ये एक साल, मान लो 2020-21 में इन्होंने पूरा बिजनेस किया। बिजनेस करने के बाद इन्होंने क्या किया, आप लोगों में से 5 लोग, ए बी सी डी ई, 5 लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया कि उन्होंने सीओसी ने, और कहा कि आप एक काम करो जी, आप पांचों ना अलग अलग, कोई किसी को देखेगा नहीं, मतलब उसने क्या अकाउंट्स मेंटेन किया, उसने क्या, कोई नहीं, आप अपने अपने तरीके से क्या करो, अकाउंट्स मेंटेन करो, और मुझे बता दो कि 5 साल के बाद मेरा क्या प्रॉफिट, क्या लॉस हुआ। तो पता आप लोगों ने क्या किया, मतलब मैंने 5 अलग अलग रूम बना दिए, और आप में से 5 बच्चों को मैंने क्या किया, अलग अलग यहाँ पे बैठा दिया, और आपको कहा कि आप मेरी अकाउंटिंग करो। आप 5 ने बिल्कुल अलग अलग मेरा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडी बुक, सब कुछ आपने बनाया। बट ध्यान देना, जब आपने अकाउंट्स बनाया ना, तो हुआ क्या कि जब एंड ऑफ ईयर आया, एंड ऑफ ईयर, तो एंड ऑफ ईयर में मेरा प्रॉफिट अगर देखा जाए तो आपका कुछ अलग आया है, आपका कुछ अलग आया, आपका कुछ अलग, आपका कुछ अलग, सबका अलग अलग है। सर क्यों, हमने कोई गलती की थी? ना मेरे बच्चे, गलती नहीं किया। यहाँ पे जब हम 5 आदमी को अलग अलग अकाउंटिंग करने में, आज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पिछले जन्म की, एक्चुअली अभी की बात तो नहीं, अभी तो हमारे पास गैप आ चुका है जी। सर क्या होता है बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, मैं पिछले जन्म की बात कर रहा हूं, जिस जन्म में आप ना मेरे अंडर में काम करते थे, आप मेरे अकाउंटेंट थे, और 5 को अलग अलग मैंने बैठा के अपनी अकाउंटिंग की थी। तो आप लोगों ने क्या किया था, गलती नहीं किया, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया, लेकिन एक्चुअली जो रूल्स आप लोगों ने फॉलो किए, अकाउंटिंग जो किया, सबका अपना अपना तरीका। जैसे कुछ बताऊं, डेप्रिसिएशन चार्ज करना था एसेट्स पे, तो किसी ने एसएलएम से कर दिया, किसी ने डब्ल्यूडीपी से कर दिया, किसी ने प्रोडक्शन यूनिट मेथड से कर दिया, किसी ने मतलब डिफरेंट मेथड से आप सबने कर दिया। इन्वेंट्री को वैल्यू करना था, अलग अलग तरीके से कर दिया। फिक्स एसेट्स को हमें बुक में दिखाना था, आपने अलग, किसी ने क्या किया जी, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखा दिया, किसी ने उसको रिवैल्यू कर दिया, किसी ने अपवर्ड रिवैल्यू किया, किसी ने डाउनवर्ड किया, किसी ने रिवैल्यूएशन किया तो रिवैल्यूएशन रिजर्व खोल दिया, किसी ने घाटे फायदे प्रॉफिट में ही दिखा दिए। मतलब बहुत तरीके की गंद आप लोगों ने मचाए थे। एक्चुअली मैं कहना चाहता हूं, ऐसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना था तो आपने कुछ अलग बनाया, किसी ने कुछ, मतलब हर एक ने अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग की, और इसलिए प्रॉफिट आपका अलग अलग निकल के आ रहा था। फिर मुझे गुस्सा आया था, बात पिछले जन्म की बता रहा हूं, मुझे गुस्सा आया था, और आप 5 को मैंने क्या किया, एक जगह पे खड़ा किया और तलवार उठवाया, और 5 का मैंने गर्दन काट दिया, और अब 5 मर गए। गुस्सा आना था मेरा, मैंने खून पसीने लगाकर बिजनेस किया, अब मैं प्रॉफिट जानना चाहता हूं, और आप में से किसी का प्रॉफिट एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा, तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? ऐसा आया, और मैंने आपको मार के खत्म कर दिया। लेकिन क्या आपको मारने से मेरी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो गई क्या? क्या मैं अब फिर किसी 5 आदमी को पकड़ूंगा और उससे बोलूंगा कि अकाउंटिंग करो, तो क्या सेम प्रॉफिट वो निकाल देगा? क्या नहीं निकाल पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि कोई डिफाइंड, कोई रूल्स नहीं है, कोई डिफाइंड प्रिंसिपल नहीं था मेरे बच्चे उस जन्म में, डिफाइंड कोई तरीका कि आपको ऐसे ही काम करना है, ऐसे ही अकाउंटिंग करना है, कोई रूल नहीं था। अपने अपने मर्जी से आपका लोग अकाउंटिंग करते थे। फिर पता क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब हम लोगों ने डेवलपमेंट करना शुरू किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अकाउंटिंग कुछ प्रिंसिपल्स तो होने चाहिए, कुछ सिद्धांत तो होना चाहिए, जिस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमें अकाउंटिंग को करना है। तो फिर क्या हुआ कि वही कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स बनाए गए, आपके कन्वेंशंस बनाए गए, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकाले गए, जो आप पढ़ेंगे जैसे जैसे आप बड़े होंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चीज को कैसे हमें ट्रीट करना है, उसका क्या पॉलिसी होना चाहिए, कैसे हमें रिकॉर्ड करना है, कैसे रिवैल्यू करना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, क्या क्या हमें डिस्क्लोज करना है, वो सारी बातें बताई गई।
और इस तरीके से अकाउंट्स को हमने क्या किया, एक अच्छा रूप दिया और नाम दिया गैप का। गैप क्या होता है सर? आपका गैप का मतलब होता है मेरे बच्चे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या हमने बोला? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग का वो प्रिंसिपल जो जनरली सबको एक्सेप्ट, जो सबके लिए एक्सेप्टेड होगा, मतलब सबको फॉलो करना होगा। जब ये पांचों आदमी को अब मैं, क्योंकि अब इस जन्म में ले चुके हैं, अकाउंटिंग आप सीख रहे हैं, जैसे जैसे बड़ा होंगे आप सारे प्रिंसिपल, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप सीख जाएंगे। अब तो इंडेक्स का जमाना आ गया है, मतलब बड़ा होंगे तब बताऊंगा, अभी क्या छोटे छोटे बच्चे हो। तो ये जो चीजें आपका है, इन सबको क्यों सिखाया गया? इनको सिखाने से फायदा क्या हुआ कि अब आपके अंदर में एक प्रिंसिपल आपको पता है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि एक तरीका अकाउंटिंग करने क्या होगा वो आपको पता है, फिर आप अकाउंटिंग सही करोगे। और आज मैं आप पांचों को बैठा दूं ना, वो प्रिंसिपल जो डिफाइंड है, वो कन्वेंशन जो डिफाइंड है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो डिफाइंड है, वो देकर तो आप अपने बहुत आसानी से अकाउंटिंग कर लोगे। तो गैप यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो आपके हैं, इसके अंदर में क्या है जी, जितने भी प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन पढ़ोगे, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ाए जाएंगे, सब गैप के अंदर में कवर होता है ना। आगे इंडेक्स पढ़ोगे वो भी इसी के अंदर में कवर्ड होता है। तो एक्चुअली ये आपको बताया, ये गैप कोई पूछ रहा कि एक शब्द में बताओ क्या मतलब होता है, एक शब्द में तो नहीं, एक लाइन में बताओ। तो गैप का मतलब कि हमें जितने भी प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन फॉलो करने होते हैं, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें फॉलो करने होते हैं, जितने भी हमें इंड एस फॉलो करने होते हैं, उन सबको मिला के हम क्या गैप का नाम देते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्लियर यहाँ पे आपका? ये सर, तो ये यहाँ पे कुछ बातें आपको है जो आपको समझना है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जरा आप मेरे साथ चाहो तो यहाँ पे एक बार पढ़ लो। आप कहाँ चला गया? हाँ जी, आप जरा पढ़ेंगे मेरे साथ यहाँ पे। आपने इस सिलेबस के स्टार्टिंग में देखो जरा, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया, पढ़ेंगे मेरे साथ। अ वाइडली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स, कन्वेंशंस, स्टैंडर्ड्स। रूल, चाहे कन्वेंशन का जब बात करूंगा तो कन्वेंशन मतलब कॉन्सेप्ट भी दिमाग में चले, प्रिंसिपल भी चले, सबकी बात कर रहे हैं। रूल्स, कन्वेंशन, स्टैंडर्ड का मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके हो गए, इंडेक्स हो गए, एंड द प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर क्या होते हैं मेरे बच्चे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब जो आप प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट की बात करते हो आप यहाँ पे, इसको प्रेजेंट करने का जो आपका रूल होगा, कन्वेंशन होगा, स्टैंडर्ड होगा, उन सबको मिलकर हम क्या बोलते हैं? गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कहता है कि इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, FASB। गैप जो है ये किसने किया जी? फाइनेंशियली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने आपका इसको डेवलप किया है। एंड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग, और उनको इस बोर्ड ने क्या बनाया है? तो गैप को बनाया। गैप का मतलब कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप को बनाया, ठीक है ना। तो गैप में आपको मैंने बताया, ध्यान रखना, गैप का फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हो सकता है कि 1 नंबर का MCQ इसके अंदर में आ जाए, फुल फॉर्म पूछ दे आपसे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। उसी को, गैप को मैंने फिर आगे आपको डिफाइन किया, पढ़ेंगे सेकेंड पैरा। दे आर कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल कह दूं, कभी कन्वेंशन कह दूं, कभी कॉन्सेप्ट कह दूं, फर्क नहीं, मीनिंग सेम है। तो दे आर कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर दैट कंपनीज या एंटिटी यूज टू कंपाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस तरीके से वो बनाती हैं, उनमें क्या प्रिंसिपल फॉलो करती हैं, किन स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, क्या रूल्स फॉलो करती है, उन सबको यहाँ पे आपका गैप का नाम दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये गैप किसने स्टेब्लिश किया था? FASB ने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। आपका कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ना थोड़ा सा आगे पढ़ लो। गैप इज टू बी फॉलोड बाय कंपनीज टू सो दैट इन्वेस्टर हैव ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे यूज व्हेन एनालाइजिंग कंपनीज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। मतलब कि इस गैप को फॉलो करने से फायदा क्या होता है कि अगर मान लो 10 कंपनी है और 10 कंपनी ने जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, तो सबके बनाने के तरीके सेम है, सेम प्रिंसिपल फॉलो किया है, सेम स्टैंडर्ड फॉलो किया है,
तो हम बहुत इजीली उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो अगर मैं किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूंगा ना, तो जो 3 4 5 कंपनी बच्चे मैं उनमें कंपेयर करता हूं कि यार कौन अच्छी है कौन खराब है। वो कंपैरिजन तभी आप कर पाओगे अगर सबने सेम टाइप पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, स्टैंडर्ड को फॉलो किया है। तो वही हमें गैप इसमें हेल्प करता है। कहता है आगे पढ़ेंगे, गैप कवर्स सच एस्पेक्ट लाइक रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब कि इनकम कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए। जैसे पिछली क्लास में कहा था मैंने, इनकम को रिकॉग्नाइज करने के कई तरीके थे जी, कैश बेसिस था, एक्रूअल था, हाइब्रिड था, और भी कई चीजें होते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाए वो हमें बताता है आपका स्टैंडर्ड। बैलेंस शीट आइटम के क्लासिफिकेशन, बैलेंस शीट के आइटम्स कौन कौन से होंगे, कि किन किन हेडिंग्स में आएंगे, क्या क्या सब हेडिंग्स होंगे, कैसे कैसे क्लासिफाई करना है, कि इसके हेडिंग में क्या लिखना है, वो सारी बातें हमें आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रिंसिपल सब बताते हैं, मतलब गैप बताते हैं एक्चुअली। जब भी मैं बोलूं ना आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैंडर्ड सब सारे रूल, यानी कि गैप की बात की जा रही है, ठीक है ना। और ये कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंड देयर वैल्यूएशन, आपका ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन। गैप क्या क्या कवर करता है जी, एक तो आपका आइटम्स का रिकॉग्निशन, उनका क्लासिफिकेशन, उनको वैल्यू कितने पे करना है, उनको ट्रीट कैसे करना है और कैसे उनको प्रेजेंट करना है, सब गैप में कवर है। गैप का मतलब सिर्फ प्रिंसिपल नहीं है मेरे बच्चे, गैप का मतलब प्रिंसिपल साथ ही साथ स्टैंडर्ड भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडेस भी है, इंडेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। जब आप बड़े होंगे तो आप सीखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा फाइनल लेवल में। अभी आप छोटे बच्चे हैं तो फिर आपको ये बात ध्यान रखना है, वर्ड कल्चर दिमाग में रहे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे। फिर हमने आगे पढ़ लो, वही जो एग्जांपल समझा रहा था। सपोज वी गिव टू प्रिपेयर आवर अकाउंट्स फ्रॉम 5 डिफरेंट अकाउंटेंट, आफ्टर सम टाइम ऑल अकाउंटेंट कम with their accounts by showing different profit. Since all of them follow different accounting policies, in that case it will not serve the purpose of accounting. मतलब पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा, so it is necessary that there should be some principles so that all accounts prepared by any member of the accountant will show the same amount of profit. So to avoid confusion and to ensure uniformity, gap are framed. Gap का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबको मिलाकर, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन के अंदर में। अगला आपका इसमें टॉपिक है मेरे बच्चे, इसका डिटेल कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशन कौन कौन से होते हैं। लेकिन उसके पहले बता दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब कोई बोलता है ना कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में 3 चीजें आती हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़े भी होंगे। एक तो आपका प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस का मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक आपका बैलेंस शीट और एक आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो याद रखना, आपके लेवल में, आप छोटे बच्चे हैं, इस लेवल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब टिल फाउंडेशन लेवल जो आपका है वो आपका प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो होता है। जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो वहां पे नोट्स टू अकाउंट भी आ जाएगा और भी बातें आएंगी, बट अभी आप छोटे बच्चे हैं तो 3 आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के मुताबिक प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एग्जाम में आ जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, सॉरी, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। तो फंड फ्लो क्या जी, कोई नाम अभी नहीं जानते, वो नहीं होता, ठीक है ना। ना आइए, अब हमने आपको बताना शुरू किया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी जो बताया था ना बच्चे कि वो बेसिक एजम्पशन, बेसिक परसेप्शन जिसको लेके हमने अकाउंटिंग की शुरुआत की थी, वही कॉन्सेप्ट है। जब उसका हम रिटन आपका फ्रेमवर्क दे देंगे तो प्रिंसिपल बन जाएगा, और उस प्रिंसिपल में जितने मॉडिफिकेशन हुए उनको मॉडिफाई करके जो नया वर्जन निकला हम उसको कन्वेंशन कहेंगे। उन्हीं बातों को यहाँ पे मैंने लिख के बताया कि एग्जाम में कैसे आपको लिखना और समझना है, ठीक है ना। तो आओ ना एक बार कॉन्सेप्ट आपके लिए पढ़ देता हूं। ऐसे मुझे पढ़ने का कोई खास शौक नहीं है, मैंने सारी बातें समझा दी हैं, लेकिन आप इतने प्यारे बच्चे हो ना, इतने प्यारे बच्चे हो कि आपके चेहरे पे थोड़ी सी भी स्माइल कम होती है ना, थोड़ी सी भी मैं कह दूं तो मुझे बहुत दुख होता है, सच्ची में। दिल आई थिंक इधर ही होता है, बहुत दुख होता है दिल के अंदर में। तो इसीलिए मैं चाहता नहीं कि आपको किसी तरीके की परेशानी हो, तो मैं पढ़ देता हूँ। सुनो ना मेरी बात सुनो ना। अरे सुनो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। अरे इधर देखो, स्माइल पास बंद करो, आप इधर देखो मैं क्या बता रहा हूँ। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मेरे साथ। और एक बात याद रखना, आपको जो चीजें जितनी जल्दी याद हो जाती है ना, आप उतनी जल्दी भूल जाते हो।
क्यों? रीजन ये क्योंकि जल्दी याद होने वाली चीज लंबे समय तक आपका याद नहीं रह सकता बच्चे। तो बेस्ट क्या है ना कि पहले मेरी बातों को सुनो, दिमाग में बैठाओ, और समझाने के बाद जब मेरी वीडियो खत्म हो जाए, क्लास खत्म हो जाए, तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अगर टारगेट आपका 100% मार्क्स का है तो। पढ़िए अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। These are basic assumption and condition on the basis of which financial statements are prepared। वो बेसिक assumption and condition जिसपे कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हो, ठीक है ना, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। Certain concept are perceived, assumed and accepted in accounting to provide unifying structure and internal logic to accounting process। मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस जो आप कर रहे हो उसमें एक लॉजिकल चीज को डालने के लिए, एक प्रॉपर तरीके से उस चीज को दिखने के लिए कुछ एजम्पशन डालने होते हैं, कुछ एज्यूम करना होता है, कुछ एक्सेप्ट करना होता है। तो उन्हीं को हम यहाँ पे कह रहे हैं द कॉन्सेप्ट मीन्स आइडियाज और नोशन। वो आइडिया, वो नोशन जिसके बेसिस पे आपने अकाउंटिंग किया है। विच हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन क्यों बोला गया? तभी तो प्रिंसिपल बनेगा। सिद्धांत का मतलब होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है विच शुड बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरीवन। और वो तभी होगा जब यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा मेरे बच्चे, मतलब सभी लोग उसको अप्लाई करेंगे। तो ये वही चीज है जो सभी लोग अप्लाई करते थे। आपका कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द कॉन्सेप्ट विच गवर्न अकाउंटिंग मेथड्स। कॉन्सेप्ट आर दोज बेसिक एजम्पशन एंड कंडीशन विच फॉर्म द बेसिस अपॉन विच द अकाउंटेंसी हैज बीन लेड। मतलब ये वो आपके कॉन्सेप्ट है, वो आइडियाज है, वो बेसिक बात है जिसपे अकाउंटिंग बना है ना। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर ओनली रिजल्ट्स ऑफ ब्रॉड कंसेंसस, जिसपे कि सब लोग हम एग्री हुए। दिस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स लेड डाउन द फाउंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फॉर्मुलेटेड। हमारे जो प्रिंसिपल्स बने बच्चे जिनको हम अब फॉलो कर रहे हैं, वो किसके, कौन सी चीजों पे ऊपर बेस्ड? आपका वही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि कॉन्सेप्ट को ही हमने एक रिटन फॉर्म दिया, दैट बिकम्स प्रिंसिपल। और आज जितने भी कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल या कन्वेंशन स्टडी कर रहे हैं, ये वो है जो कि रूटीन में वो फॉलो किए जा रहे हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट ही प्रिंसिपल है और वही हमारा कन्वेंशन है, ठीक है ना। आओ ना, मैं अब आगे चलूं। आपका कॉन्सेप्ट के बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अब क्या है, प्रिंसिपल पढ़ेंगे। दिस आर बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन कॉमनली एसोसिएटेड विद द थ्योरी एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग सर्विंग एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट प्रैक्टिसेज। सर्विंग एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट प्रैक्टिसेज मतलब जो अभी आज के टाइम पे हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, उसमें जो आपका एक्सप्लेनेशन कैसे देना है, वो कैसे अकाउंटिंग हुआ है, उसका एक जो बेसिक फ्रेमवर्क है वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपका है। यानी कि एक सिद्धांत, जिस सिद्धांत को हम फॉलो कर रहे हैं, वो कह रहे थे एक्ट एज ए गाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर और कन्वेंशन वेयर ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट। जहां पे ऑल्टरनेटिव है, या तो ऐसे ट्रीट कर लो या वैसे ट्रीट कर लो, तो हम कैसे ट्रीट करें वो प्रिंसिपल हमें बताता है कि आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करो, इस सिद्धांत को फॉलो करो। समझ लो ना, मतलब जहां पे ऑल्टरनेटिव होगा, ऐसे भी काम कर सकता हूं, ऐसे भी काम कर सकता हूं, मैं कैसे करूं जी? तो हमने कहा कि भैया आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि देखो एक सिंपल आपके लैंग्वेज में हमें अकाउंटिंग ईयर सिलेक्ट करना है। अकाउंटिंग ईयर, तो अकाउंटिंग ईयर मतलब जो हमें टाइम पीरियड जिसका हमें अकाउंटिंग करना एक बार में, ये 4 महीने का भी कर सकते हैं, 6 महीने का भी, 8 महीने का भी, 9 महीने का भी, 12 महीने का भी, 15, 2 साल, 5 साल, हम कितने भी समय का ले सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं कितने का लूं? हम चले गए, हमें नहीं समझ में आ रहा कि मैं कितने का लूं, हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के पास चले गए। वहां पे हमें पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया आप 1 साल का पीरियड को लीजिए, 1 साल का एक बार में अकाउंटिंग कीजिए। तो प्रिंसिपल ने हमें बताया, जहां पे हमारे पास डिफरेंट आइडियाज होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वहां पे क्या तरीका करें, हमें प्रिंसिपल वो बताया। फिर कहता है कि यार ठीक है, अब मैं ये 1 साल का चलो पीरियड लेता हूं, लेकिन 1 साल कब से कब तक लूं? 1 जनवरी से 31 दिसंबर लूं, फरवरी से जनवरी लूं, मार्च से मैं मार्च लूं, क्या लूं मैं? तो देखो वो कहता है कि आप जो चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन हम लोग फॉलो करते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च।
ये फाइनेंशियल ईयर हम फॉलो करते हैं, किसने बताया? हमें प्रिंसिपल ने बताया। तो प्रिंसिपल क्या है ना कि एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, एक सेट ऑफ रूल्स है जिनको आज के टाइम में फॉलो करते हैं और वो हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपको बहुत सारी बातें कॉन्सेप्ट वाली ही दिख रही है, कॉन्सेप्ट में भी यही था, क्योंकि ऑब्वियस बात है वही होना है, उन्हीं को हमने यहाँ पे प्रिंसिपल में कन्वर्ट किया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। क्या जी? एक तो दे शुड बी बेस्ड ऑन रियल एजम्पशन, जो रियल चीजें हैं, जो फैक्ट है, जो हम लोग फेस करने वाले हैं प्रॉब्लम, उन्हीं के ऊपर बेस्ड प्रिंसिपल होने चाहिए, यानी कि हवा में उड़ने वाली चीजें है ना। मस्ट बी सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेटरी, मतलब सिंपल हो, अंडरस्टैंडेबल हो और एक्सप्लेनेशन के साथ होना चाहिए। फॉलोड कंसिस्टेंटली, जो भी प्रिंसिपल को हम लोग आपका लोगों को बोल रहे फॉलो करने के लिए, वो कंसिस्टेंट बेसिस पे होना चाहिए, यानी कि फ्रीक्वेंटली हम प्रिंसिपल को चेंज कर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड, है ना। तो फिर प्रिंसिपल क्या रहा? अगर आज आपका प्रिंसिपल है कि भैया हम सत्य अहिंसा को लेके आगे बढ़ेंगे, कल आप उठे हमने बोला कि नहीं जी हम झूठ और हिंसा को आगे बढ़ेंगे, लेके बढ़ेंगे, तो फ्रीक्वेंट जब चेंज किया तो फिर प्रिंसिपल उसको थोड़े बोलते हैं। प्रिंसिपल का मतलब दुनिया ऐसी की तैसी हो जाए, इधर की उधर चल जाए, हम अपने प्रिंसिपल पर फोकस रहेंगे, मतलब ये आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए। शुड रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रेडिक्शन। अब फ्यूचर में जो चैलेंजेस आने वाले हैं उनको भी कंसिडर करना होगा अपने प्रिंसिपल के अंदर में, है ना बच्चे। एंड दे शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर यूजर्स, यूजर्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले, ये चीज ऐसा इसमें क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। मतलब ये यूजर्स फ्रेंडली आपके होने चाहिए, जो आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स हैं वो इसको प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए, समझ पाए, ऐसा आपका होना चाहिए। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। नाउ अकाउंटिंग कन्वेंशन, देखो ना, वो कह रहा है दे इमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज कॉमनली नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मतलब कहता है कि जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल से इमर्ज हुआ है, मतलब उससे बना है, adopted by various organizations over the period of time. These conventions are derived by usage and practice. जो आपने continuous principle को यूज किया, उसके बाद कुछ उसमें modification हुआ, continuous use and practice से आपने इसको derive किया है। It improves quality of accounting information. कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो मैं आपको पहले बता दूं, मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि ध्यान रखना, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ही प्रिंसिपल है, ही कन्वेंशन है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम में आ जाए जैसे कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे लिखो नोट, या गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या होता है, या गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या होते हैं, सॉरी कन्वेंशन क्या होता है, दे विल ऑल हैव द सेम मीनिंग एंड सेम टाइप ऑफ आपका एक्सप्लेनेशन, उसमें कोई डिफरेंस ना हो। लेकिन मैं आपको और इन डेप्थ लेके जाना चाहता हूं, मैं और इन डेप्थ लेके जाना चाहता हूं। मैं पहले मैं आपको एक बार ना मैं यहाँ पे एक क्लॉज, मैं आपको, आप सारे बच्चों को मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल कन्वेंशंस आज के टाइम पे दे ऑल आर सेम। अगर एग्जाम में आ जाए एक स्टेटमेंट कि अलग होते हैं सेम होते हैं क्या, तो हम सेम में टिक मार्क करेंगे। एग्जाम में आ जाए कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है, तो आइडियाज और नोशन जो था। अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस पे बेस्ड हुआ, तो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हुआ, कॉन्सेप्ट से ही प्रिंसिपल बना है। कन्वेंशन के इसके ऊपर बेस्ड है, तो प्रिंसिपल के ऊपर, क्योंकि प्रिंसिपल का ही मॉडिफिकेशन करके हमने कन्वेंशन बनाया। ये बातें तो दिमाग में बैठ जाए, लेकिन जब हम कौन से कॉन्सेप्ट हैं आज के टाइम पे, कौन से प्रिंसिपल है, कौन से कन्वेंशन है, हम जब इनका स्टडी करेंगे तो तीनों में सेम चीज स्टडी निकल के आएगी। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अगर डाउट है तो मुझे बता दो सर, कैसे बताएं, कैसे? हमें डाउट है सर। अरे काहे का डाउट, कुछ भी नहीं है, बट इनकेस है तो डाउट सेशन टाइम पूछ लो ना, मैं आपको बता दूंगा। गला पता नहीं क्या हो रहा है, बट एनीवे आप आगे बढ़िए मेरे साथ। देखो मैंने भी एक स्टेटमेंट आपको दिया कि कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल कन्वेंशन सारे सेम है, तो सारे सेम है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आपको बहुत गहराई में लेके जाना चाहता हूं, और मैं ना उसको भी 3 पार्ट में आपको स्टडी कराना चाहता हूं। चलो पढ़ो आगे। आपका पॉइंट नंबर ए, बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन, बेसिक एजम्पशन कॉन्सेप्ट, बेसिक एजम्पशन। जब हम बात करते हैं ना एजम्पशन, बेसिक एजम्पशन कॉन्सेप्ट, तो बेसिक एजम्पशन मतलब जो पहले हम एज्यूम क्या करते थे, एजम्पशन किसमें था, एजम्पशन था आपका कॉन्सेप्ट के अंदर में। मतलब आपको कंफ्यूजन ना हो ना, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ। लो मैं एक बार दोबारा, मुझे डर लग रहा है एक्चुअली कि कहीं आप समझ जाओ कि सर अभी तो बोल रहे हैं कि सभी सेम है, तो फिर ये अलग अलग बातें क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली मैं अलग अलग बातें नहीं कर रहा हूँ। ये देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, 3 पार्ट में मैं आपको यहाँ पे स्टडी करा रहा हूँ, ABC। एक है
बेसिक, सर हम भी लिखे नहीं, नहीं लिखना, एजम्पशन, बेसिक एजम्पशन, आगे कुछ अभी नहीं लिखा मैंने। और एक मैं आपको बताना चाहता हूं, बेसिक अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स। और एक बताना चाहता हूं, बेसिक बेसिक मॉडिफाइंग, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स। मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया कन्वेंशंस, एक्चुअली कन्वेंशंस, है ना। और एजम्पशन, जब हमारा प्रिंसिपल नहीं था ना बच्चे, तो एजम्पशन थे। एजम्पशन मतलब क्या, जो कॉन्सेप्ट के अंदर में थे, आपका कॉन्सेप्ट के अंदर में। तो बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन में मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे कुछ नाम, मैं ये ले लूं क्या, ब्लैक अच्छा लगेगा। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट, सर हम भी लिखे नहीं लिख रहा, सुनो तो आप, एंटिटी कॉन्सेप्ट आप देखो तो थोड़ा, आप सांस तो ले लो, तो थोड़ा मैं मेहनत कर लूं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। और फिर मैं आपको बताऊं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट, मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। और चौथा मैं यहां पे आपको नाम दूं, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। इसके बाद प्रिंसिपल के अंदर में आपको मैं बताना चाहता हूं, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर में रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं मैचिंग, मैचिंग कॉन्सेप्ट। देख लो मैं यहां पे कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, प्रिंसिपल भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, अब देखो आपको अच्छा लगेगा, मेरी बातें समझ में आएंगी, और दूसरे जो बच्चे हैं ना, उनसे तो आप काफी आगे निकल जाएंगे। एंड डुअलिटी कॉन्सेप्ट, ये बातें जो बता रहा हूं बहुत कम लोगों को पता होती है। आपका कन्वेंशन के अंदर में आ जाऊं, अगर एक मिनट अभी था वहां पे, मैं वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव, वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। फिर आपका गला पता नहीं क्या हुआ, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट, बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट। और फिर मैं आपके, अगर मैं आ जाऊं कन्वेंशन के अंदर में यहां, तो कन्वेंशन के अंदर में एक आपका मटेरियलिटी, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। फिर आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कह दो, प्रिंसिपल कह दो, कन्वेंशन कह दो, दे ऑल विल हैव सेम मीनिंग। तो ये आपके पास निकल के आए। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस भी इसको कहते हैं हम, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो एग्जाम में कोई भी नाम आए, मीनिंग सेम आपका है। कंजर्वेटिज्म एंड ये। फिर आपका टाइमलीनेस कॉन्सेप्ट, कई सारी बुक में कुछ कम नाम दिए होते हैं, बट मैंने सब कुछ ले लिया जितना आपको स्टडी की रिक्वायरमेंट है। एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट। नाउ मैं सोचता हूं इसको बंद कर दूं, और अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको बताया
कि कॉन्सेप्ट आपका वो पहला स्टेज था जब हमारे पास प्रिंसिपल नहीं थे। अब मैं ना आपको जन्म जन्म की बातें बता रहा हूं, पहला जन्म, दूसरा जन्म। तो जिस जन्म में मैंने आपको मारा था ना बच्चे, खत्म नहीं किया था क्योंकि आप लोग अलग प्रॉफिट निकाला था, उसके बाद से कॉन्सेप्ट आने शुरू हो गए। कॉन्सेप्ट जिसको कि भैया यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, मतलब सभी उसको फॉलो करें। आप फॉलो नहीं करोगे तो अकाउंटिंग ठीक नहीं होगा। तो पता है उस समय कॉन्सेप्ट में हमारे पास 1 2 3 4 कॉन्सेप्ट हुआ करते थे, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने कहा कि भैया जो अकाउंटिंग होगा ना, अकाउंटिंग करते समय ओनर को यानी कि जो कंपनी का मालिक है और कंपनी को यानी कि जो फर्म है, एंटिटी है, उन दोनों को हम अलग अलग मानेंगे। आपने देखा होगा अभी तक जितना हमने स्टडी किया, इन दोनों को सेपरेट मानते हुए ही हमने अकाउंटिंग किया मेरे बच्चे। और ये अकाउंटिंग किसके बुक में हमने सीखा है? फर्म के बुक में, कंपनी के बुक में, ना कि ओनर के बुक में। और तभी हमें कहा गया कि ठीक है जी, जब आप किसी एक आदमी के बुक में रिकॉर्डिंग करोगे तो उसके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं ना, सबको अलग मानना होगा, चाहे वो ओनर ही क्यों ना हो। तो हमने ओनर को अलग माना था। जब पैसा ओनर कुछ देता था तो हम कैपिटल कह दिया करते थे, जब बाहर वालों से हम कुछ लिया करते थे तो हम लायबिलिटी कह दिया करते थे, बट हमने दोनों को अलग माना था। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारे वो पांचों जो आपके मेरे जो अकाउंटेंट थे ना, जिन्होंने बदमाशी, जिन्होंने प्रॉफिट अलग निकाला था, उनको ये फॉलो करना चाहिए था, है ना। मतलब चलो उस कहानी को हटाओ, आप खत्म करो, मर चुके हैं वो। मैं कह रहा हूं कि ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि आपके एक ऐसे रूल्स थे जिनको सबको फॉलो करना चाहिए था प्रिंसिपल को आने के पहले, और सभी लोग करते थे, तभी अकाउंटिंग कुछ हद तक काम आपका अच्छा होना शुरू हुआ। तो सेपरेट एंटिटी, गोइंग कंसर्न, हम ये मानते हुए अकाउंटिंग करते थे उस जमाने में जब तक प्रिंसिपल नहीं था कि भैया बिजनेस गोइंग कंसर्न है, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। हम ये मान के कभी अकाउंटिंग नहीं करते कि बिजनेस 2 महीने 4 महीने 8 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, ये इनडिफरेंट चलेगा। बिजनेस बंद नहीं होगा, भले बंद हो जाए ऑनर के मरने के बाद, लेकिन हम ये एजम्पशन जब तक ऑनर जिंदा है तब तक यही मानेंगे कि भैया ऑनर अलग है, फर्म अलग है, और बिजनेस जो फर्म है वो चलते चला जाएगा। ये अफेक्टेड नहीं होगा विद द डेथ ऑफ द पार्टनर और द शेयर होल्डर, उससे कोई मतलब नहीं है। तभी तो हम लोगों ने क्या किया था जी, गोइंग कंसर्न के चलते हमने सारे जो आपके जो खर्चे हुआ करते थे ना, हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। जो जिन खर्चों का बेनिफिट करंट ईयर में मिलेगा हम उसको एक्सपेंस कहते थे, और जिनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा हम उसको एसेट्स क्या कहते थे। रेंट पे किया, करंट ईयर का हमने कह दिया एक्सपेंस है। रेंट पे कर दिया अगले साल का, हमने कह दिया आपका प्रीपेड रेंट है बैलेंस शीट में। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बिजनेस को मानते हैं कि कॉन्टिन्यूस चलेगा, और उस केस में जो आपने इस साल पे किया लेकिन बेनिफिट नहीं लिया वो आगे आपको मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। अब ये फ्यूचर को भी फिर क्या हुआ जी, इसी के चलते डिफाइन किया गया कि फ्यूचर करंट एसेट्स का होगा कि फिक्स एसेट्स का होगा। 1 साल में बेनिफिट आ गया तो करंट हो गया, अगर अगले 1 साल से ज्यादा समय में बेनिफिट आएगा तो फिक्स यानी कि नॉन करंट एसेट्स माना जाएगा। तो ये चीजें क्या है, ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन को दिमाग में रखते हुए हम लोग क्लासिफिकेशन करते थे। आपका समझ मेरी बात मैं क्या बोलना चाहता हूं? एक्चुअली अब यही प्रिंसिपल भी बन गए हैं क्योंकि यही रिटर्न आ चुके हैं, ये और ये सारे अब आपके प्रिंसिपल में ही दिखाई देंगे। क्योंकि आज जो कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हो, आज जो प्रिंसिपल स्टडी कर रहे हो, या आज जो कन्वेंशन आप स्टडी कर रहे हो मेरे बच्चे, वो आज फॉलो हो रहे हैं, और जो हो रहे हैं वही प्रिंसिपल है, वही कॉन्सेप्ट है, और वही कन्वेंशन है आज के डेट पे। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? लेकिन वो इनिशियली पहले क्या क्या चीज हुआ करता था, फिर बाद में क्या एडिशन हुआ, फिर बाद में क्या एडिशन हुआ, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और कुछ भी नहीं। तो पहले जब तक प्रिंसिपल नहीं था हमने कहा कि भैया सेपरेट ऑनर को अलग मानते हुए एंट्री करो, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे आप एंट्री करो। मनी मेजरमेंट, आप उन्हीं चीजों को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो जो मनी के टर्म में मेजर हो सकते हैं, जो मनी के टर्म में मेजर नहीं हो सकते उनकी रिकॉर्डिंग मत करना, ठीक है ना। और पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कि टाइम पीरियड को आपको डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करना, वो पीरियड आपका 1 साल का हो और 1 साल का एक बार में अकाउंटिंग हो। जनरली वो पीरियड आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर के रूप में हम उसको फॉलो करते हैं। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसपे लोगों को कहा गया था कि अकाउंटिंग फॉलो कीजिए, ठीक है ना। नाउ इसके बाद अब आया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स में क्या हुआ मेरे बच्चे, इन चारों को तो आपको लिया ही गया, इसके साथ साथ एंड इनके साथ साथ 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7 7 और ऐड कर दिए गए।
जब ये डिफाइंड रूल्स बने, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होंगे, जहां पे हमें परेशानी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रेजेंट करें, कोई दिक्कत होती है, तो उनको दूर करने के लिए इनके साथ साथ कुछ और चीजें आई और फिर काम को आगे बढ़ाया गया। अब इसमें क्या था जरा सुनो। उन्होंने कहा रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, मतलब रेवेन्यू यानी कि इनकम को कब माना जाएगा, कब हम मानेंगे कि आपने इनकम अर्न किया। तो क्योंकि अभी हम एक्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग सीख रहे हैं, तो एक्रूअल बेसिस में क्या होता है जी, जैसे ही सर्विसेज रेंडर कर दिया या गुड्स आपने सेल कर दिया, हम मानते हैं कि हमारा रेवेन्यू हो चुका है। इट हार्डली मैटर्स कि मनी हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। यही तो प्रिंसिपल है, इसी पे तो अकाउंटिंग कर रहे हैं कि हाँ जी हम मनी मेजर में, सॉरी क्या नाम है ये, रेवेन्यू रिलेशन, रेवेन्यू को कब माना जाए कि रियलाइज्ड हुआ है। ऐसे इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, एस 9 पढ़ेंगे आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तो, है ना। तो अभी हम प्रिंसिपल के अंदर कर रहे हैं कि रेवेन्यू को कब माने कि रियलाइज आपका हुआ है। तो हमें वो प्रिंसिपल बताता है कि भैया एक्रूअल बेसिस है, तो क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस को भी फॉलो करते हैं, तो जैसे ही आपका ड्यू हो गया हम उस पर मानते हैं। कैश बेसिस में क्या था, पैसा जब रियलाइज होगा तो आपका, बट अभी एक्रूअल बेसिस की अकाउंटिंग सीख रहे हैं हम पूरा, तो हम एक्रूअल पे फोकस करेंगे। रेवेन्यू इज रियलाइज व्हेन सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड और गुड्स हैव बीन सोल्ड। इट हार्डली मैटर्स वेदर मनी वी हैव रिसीव्ड और नॉट। ठीक है ना। फिर प्रिंसिपल आया मैचिंग कॉन्सेप्ट का। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि आप जब प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, यानी कि आप ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस जब बनाएंगे प्रॉफिट निकालने के लिए, तो आप जब रेवेन्यू यहां रिकॉर्ड करते हो ना, मान लो 5 लाख रुपीज का, इस रेवेन्यू से जुड़े हुए जितने भी एक्सपेंसेज हैं उन सबको यहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा, सबको रिकॉर्ड किया जाएगा, सारे एक्सपेंसेज, वो एक्सपेंसेज जो इनसे जुड़े हुए हैं। मतलब मान लो इस रेवेन्यू को अर्न करने में आपने जो एक्सपेंसेज किए, हो सकता है कुछ पे किया, कुछ पे करना बकाया है, हमें दिक्कत नहीं है, इससे जुड़ा हुआ है हम यहां पे दिखाएंगे। जो एक्सपेंसेज इससे जुड़ा हुआ नहीं है उसको हम यहां पर नहीं दिखाएंगे। जैसे कि मैं बताऊं, आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे मेरे साथ कि जैसे परचेजेज हुआ, हमने एक साल में क्या किया जी, 8 लाख रुपीज के गुड्स को परचेज किया, लेकिन सारे गुड्स इसमें यूज नहीं हुए। इनमें से अभी कहता है कि 3 लाख रुपीज के जो गुड्स है ना अभी बच गए हैं, उनको हमें अभी तक सेल नहीं किया, वो आगे यूज किया जाएगा। तो कहते ठीक है जी वो इसमें से हटा दो, वो क्लोजिंग स्टॉक है। और हटाने के लिए मेरे बच्चे या तो यहीं से माइनस करो या फिर दूसरे साइड लिख दो क्लोजिंग स्टॉक आपका जितना भी, मान लो 3 लाख रुपीज का अमाउंट है। तो ये आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट ही तो अलाउ करता है कि जो भी आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया हुआ है उसी से जुड़ा हुआ आपको एक्सपेंस दिखाना है। अगर कुछ खर्चे, कुछ एक्सपेंस ऐसा रिकॉर्ड कर दिया जो अभी तक इसमें कन्वर्ट नहीं हुए, तो आप इसमें से हटा दो। तो या तो यहां लिखो या फिर क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख रुपीज माइनस करके आप परचेज का एक्सपेंस कितना, सिर्फ 5 लाख रुपए दिखाओ। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है, मैचिंग ऑफ कॉस्ट विद द रेवेन्यू। रेवेन्यू को कॉस्ट से मैच करना कि जो रेवेन्यू है, जो सेल्स है, उसी पे जुड़े हुए खर्चों को आपको दिखाना। कोई डाउट इसमें? तभी तो मैं आपको बताऊं, इससे और भी कुछ आपको फायदा। हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, वो भी इसी के चलते आपका। अब देखो मैं क्यों बताऊं, जैसे मशीन को ही परचेज कर लिया 5 लाख रुपीज का, मशीन 10 ईयर्स तक यूज होगा, तो मशीन की सारी कॉस्ट हम यहां पे थोड़े दिखाएंगे, वो 10 साल तक यूज होगा जी। इसमें जितना उसने इंपैक्ट डाला हुआ है, यानी कि इस साल जितना मशीन यूज हुआ ना उतना ही खर्च यहाँ पे दिखाएंगे। तो मशीन पे हम डेप्रिसिएशन जो इस साल यूज किए उसको एक्सपेंस के रूप में दिखाते हैं। दिस इज मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग ऑफ कॉस्ट विद रेवेन्यू। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, ये प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, ये हमारा प्रिंसिपल है मेरे बच्चे। कहा गया कि जितने भी आपके इंफॉर्मेशन हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स के अंदर में जिनको फाइनेंशियली मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, दे ऑल शुड बी डिस्क्लोज्ड। अगर आपको अकाउंट को, अपने अकाउंटिंग को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ज्यादा फ्रूटफुल बनाना है, फेथफुल बनाना है, आपका क्या बोलते हैं जी, सच्चा बनाना है, तो उस केस में आपको सारी बातें डिस्क्लोज करनी होगी। अब आपने क्या किया कि मान लो कि खर्चे किए, रेंट सैलरी पता नहीं कितने कितने, बहुत सारे, कुछ खर्चे आपने रिकॉर्ड ही नहीं किए। या रेवेन्यू सेल्स किया आपने 5 करोड़ रुपए का और आपने रिकॉर्ड किया 3 करोड़ रुपए का, 4 करोड़ रुपए का, 4.5 कुछ भी आपका, तो इससे थोड़े फुल डिस्क्लोजर हुआ। फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, क्लियर ना। तो ये कहता है कि एक एक आइटम को आपको डिस्क्लोज करना अकाउंटिंग में। अब कैसे डिस्क्लोज करना है वो आप सीखेंगे जब जैसे जैसे अकाउंटिंग सीखते जाएंगे, बट फुल डिस्क्लोजर। डुअलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है डुअल एस्पेक्ट,
कि भैया आप जितने भी अकाउंटिंग करोगे वो डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करना है, डेबिट और क्रेडिट आपका बराबर होना चाहिए। जो हम अकाउंटिंग करते हैं दैट बिकम्स प्रिंसिपल ना, जो हम फॉलो कर रहे हैं मेरे बच्चे। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, जितने भी ट्रांजेक्शंस आपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए हैं दे ऑल शुड बी सपोर्टेड बाय द वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट्स। मतलब उनको प्रूफ करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे कि आपने कोई सेल किया, परचेज किया है, तो इनवॉइस, कैश मेमो, आपका वॉचेस, ये सब आपके पास होने चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं। कल को मान लो कोई इंक्वायरी बैठती है तो उनको प्रॉपर तरीके से चीजें वो मिल जाए आराम से। तो वेरीफिएबल मतलब हर एक ट्रांजेक्शन वेरीफाइड होना चाहिए, इस प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब कि आप कोई अगर एक्सपेंस को, कोई एसेट्स को रिकॉर्ड करते हो, कोई आपने फिक्स्ड परचेज किया है तो हम उसको कितने पे रिकॉर्ड करें। मान लो एक मैंने मशीन परचेज किया, मैंने 4 लाख का पेमेंट किया, लेकिन जो मशीन मैंने परचेज किया ना वो कोरोना वाले टाइम पीरियड में, जहां पे मतलब सब लोग कई लोग हैं जो सामान अपना बेचना चाहते, उनका बिजनेस नहीं चल रहा था, तो जो 10 लाख का मशीन था मैंने 4 लाख में परचेज कर लिया। निडी था बंदा, उसको बेचना था, मैंने खरीद लिया। तो मैं उस मशीन को बुक में कितने में दिखाऊं, 4 पे कि 10 पे दिखाऊं। तो हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता है कि भैया एसेट्स को आपको एक्चुअल कॉस्ट, जितना अमाउंट आपने पे किया उसी पे आपको दिखाना है ना। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट आपका हो गया। हाँ, इसके कुछ फिर आगे होता है कि तो चलो आज हमने रिकॉर्ड कर लिया, फिर हम बाद में फ्यूचर में एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं जी, उसका क्या करेंगे, तो पढ़ेंगे, हम बड़े हो जाएंगे। तो AS10 जहां पे प्रिंसिपल के बाद आते हैं स्टैंडर्ड और इनडेप्थ जाने के लिए, और उसके अंदर में गहराई में उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम वहां सीखेंगे। अभी तो बहुत छोटे बच्चे हैं यार, इतनी सारी बातें पढ़ा दूं तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट में मतलब कि व्हेनेवर वी परचेज एनी एसेट दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट इट्स एक्चुअल कॉस्ट व्हाटएवर यू हैव पेड, तो वो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट आता है। एंड बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट मतलब जो बैलेंस शीट बनेगा आपको इस तरीके से बनाना है कि एक तरफ आपका जो एसेट्स है और एक तरफ आपका कैपिटल लायबिलिटी, दोनों आपका चले। मतलब बैलेंस शीट बनाने का आपको फॉर्मेट में नहीं बता रहा, बट वो कह रहे हैं कि एक तरफ एसेट्स दिखाओ, एक तरफ कैपिटल लायबिलिटी। तो ये हमें बताया गया है प्रिंसिपल के द्वारा। तो ध्यान रखना, कोई पूछे कि जरा बताओ जी अकाउंटिंग आपको अगर बोलते हैं बेसिक एजम्पशन कॉन्सेप्ट में कौन कौन से नाम आते हैं। मान लो इन डेप्थ को भी क्वेश्चन आ गया और पूछ दिया कि जरा बताओ बेसिक एजम्पशन कॉन्सेप्ट के ऊपर राइट शॉर्ट नोट्स, या बताओ इसमें कौन कौन से आइटम होते हैं। MCQ आ गया तो फिर तो हमें सिर्फ 4 नाम को ही बताना पड़ेगा। इन डेप्थ अगर एग्जामिनर के पास दिमाग होगा और अगर वो आपको सचमुच में कोशिश करेगा कि इन बच्चों को फंसाऊं, तो उस समय आप नहीं फंसने वाले। ये 4 नाम ही आपका बेसिक एजम्पशन कॉन्सेप्ट के अंदर में आएंगे। क्लियर ना। अगर वो बोलते हैं इस नाम को लेकर, तो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर में वो पूछ दे आपको, तो ये नाम आपके आएंगे। ये प्रिंसिपल्स बने कॉन्सेप्ट के बाद। ये नो डाउट कि आज के टाइम पे प्रिंसिपल में ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन अगर वो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पूछता है, बेसिक अकाउंटिंग वर्ड लगा देगा, तो फिर ये नाम उसमें कवर किए जाएंगे। ठीक है ना। और अगर वो कन्वेंशन पे आओ तो मेरे बच्चे, अब कन्वेंशन का मतलब कि ये एंड ये मतलब अब ये सभी कन्वेंशन, मतलब जो एक्चुअली जो लाइफ में यूज हो रहा है, हम इसको भी यूज कर रहे हैं, इनको भी यूज कर रहे हैं, इनको भी यूज कर रहे हैं, तो ये आपका निकल के आएगा। बट एग्जाम में अगर बोल दे कि बेसिक मॉडिफाइंग प्रिंसिपल बताओ कौन कौन से हैं, या बेसिक बोल दे कि कन्वेंशन बताओ कौन कौन से हैं, तो 1 2 3 4 5 ये बहुत डिटेल में जा रहा हूं मैं, आपको बता दिया बहुत छोटे बच्चे हैं, तो आपके लेवल में इनका अलग अलग एक्सप्लेनेशन पूछना चांसेस मतलब सिर्फ 0.5% या 1% है। लेकिन मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कल को अगर कोई मान लो कि कोई इंसान मिल जाए और कहे कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं जी अकाउंट्स का, और बताओ जरा अकाउंटिंग पहले जो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट थे वो कौन कौन से थे, फिर प्रिंसिपल में क्या क्या ऐड हुए, फिर कन्वेंशन में क्या क्या ऐड हुए, तो आप उनको बता देना। वो फिर से पूछ लेगा क्या ये जो है अब आपका प्रिंसिपल के अंदर नहीं आता, बोलता कि आता है, क्योंकि प्रिंसिपल में ये और प्लस ये आपके हो गए। तो पूछ दे कि कन्वेंशन में क्या क्या होगा, बोलना कि ये और ये। फिर बोले कि ठीक है आप मुझे ये बताओ कि आज के टाइम पे कन्वेंशन कौन कौन से हैं, तो ये भी सबका नाम बताएंगे। वो पूछते कि आज के टाइम पे कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन कौन है आज के टाइम पे, ये सारे हैं मेरे बच्चे, सारे। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है एक ही लाइन में बोलकर कि जो कॉन्सेप्ट है
जो प्रिंसिपल है, जो कन्वेंशन है, जो आज मार्केट में चल रहा है, जो आज हम फॉलो कर रहे हैं, वही स्टडी कर रहे हैं। दोबारा स्टेटमेंट देता हूं, दोबारा स्टेटमेंट, आप कंफ्यूज नहीं होना। कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशन, आज जो भी स्टडी कर रहे हो अपने बुक के अंदर में, मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारे प्रिंसिपल है, सारे कन्वेंशन है। मैंने इनको 3 पार्ट में इसलिए डिफाइन कर दिया कि इनका कैसे कैसे ग्रोथ हुआ, पहले क्या क्या बने थे कॉन्सेप्ट के अंदर में, फिर प्रिंसिपल्स में और नए नए क्या एडिशंस आपके हुए हैं, फिर कन्वेंशन में और नए नए क्या एडिशन हो, वो सिर्फ बताना चाहता हूं और कुछ दूसरा मोटिव नहीं मेरे बच्चे। तो मैंने आपको अब कन्वेंशन पे आइए, देखते हैं कि अब इनमें और नया नया क्या मॉडिफिकेशन किया गया, नई बातें और क्या ऐड की गई, क्या क्या चीजें और हमें नजर आया कि यार ये भी होना चाहिए जिसको हमने ऐड किया। तो कहते हैं मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। सर ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ये बच्चे आज के टाइम पे ना, और मैक्सिमम लोग इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, आप वो काम नहीं करेंगे मेरे बच्चे। मटेरियलिटी कहता है कि जितने भी मटेरियल्स, मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, माफ कीजिए आइटम्स है, इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपको उसको डिस्क्लोज करना है। तो जब हमने कहा कि जितने भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको आपको डिस्क्लोज करना जी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो यहां पे एक डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गया, पता किसके ऊपर में, फुल डिस्क्लोजर में और इसके अंदर में। ये तो कह रहा था कि भैया एक एक आइटम डिस्क्लोज करो, और आपको यहां कहा जा रहा कि नहीं जी जो इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ उन्हीं को डिस्क्लोज करो। तो हम दोनों का कैसे कैसे चीजों को समझे, मैं आपको बताना चाहता हूं एक्चुअली दोनों क्या है। जब फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल था ना, जब मतलब कन्वेंशंस नहीं हुए थे, तो हमने क्या किया जी, जैसे मान लो हमने मार्कर परचेज किया, जैसे मान लो हमने मार्कर के बाद कुछ छोटे छोटे पेन परचेज किए, हमने ये जो देख रहे हो आप, ये अब मार्कर का इंक होता है, ये भी परचेज किया। तो अकाउंटिंग पहले क्या करते थे कि इंक को अलग मैं दिखाऊं, पेन को अलग दिखाऊं, पेंसिल को अलग दिखाऊं, मार्कर को अलग दिखाऊं, आपका क्या बोलते वो डस्टर को अलग दिखाऊं, ऐसी अकाउंटिंग होती थी। तो हमने कहा कि ये गलत है, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि आप छोटे छोटे आइटम्स जो हैं उनको भी तो फिर कितना बड़ा अकाउंटिंग हो जाएगा। और पिछली क्लास में पढ़ाया था अकाउंटिंग इज एन आर्ट। तो अकाउंट्स ने कहा कि देखो जी आप एक काम करो, ये छोटे छोटे जो आइटम्स है ना, 2-2, 4-4, 5-5 रुपए का अलग से डिस्क्लोज करने के बजाय आप इसको ग्रुप कर दो, और स्टेशनरी होता है ना, प्रिंटिंग स्टेशनरी, उसके नाम से दिखा दो। क्या जाता है इसके अंदर में, तो प्रिंटिंग स्टेशनरी के अंदर क्या क्या आइटम है उसको अलग से रिकॉर्ड रखो, क्योंकि फुली डिस्क्लोज करना है। लेकिन ऑन द फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप मटेरियल्स आइटम को डिस्क्लोज करो। समझ मेरी बात, ध्यान देना दोबारा कि जैसे ये मैं अपनी बात करता हूं, मेरे पास कोई एक बना के प्रॉफिट लॉस लेकर आता है, और उसमें लिखा हुआ है जी कि रेंट पे किया 10 लाख रुपए, सैलरी पे किया 50 लाख रुपए, हमने सपोज दैट क्या बोलते हैं एडवर्टीजमेंट कराया 70 लाख रुपए, बड़े बड़े खर्चे लाखों में, और लिखा हुआ है एक खर्च किया हमने 5 रुपए का, एक खर्च किया 2 रुपए का, एक 3 रुपए का, कितना गंदा लगेगा। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग कहा कि नहीं जी फुल डिस्क्लोजर तो है ही, लेकिन आप मटेरियलिटी को फॉलो कीजिए। मतलब डिस्क्लोज करते समय आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको तो सेपरेटली आपको डिस्क्लोज करना ही करना, लेकिन जो छोटे छोटे आइटम्स है ना उनको क्लब करके मटेरियल बना के, मतलब एक आइटम अच्छा बना के आप उसको डिस्क्लोज कीजिए। ये होता मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, इसने हमें अलाउ किया। तभी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था लिमिटेशन में कि भैया कन्फ्लिक्ट करते हैं, एक्चुअली कन्फ्लिक्ट नहीं करते मेरे बच्चे, दोनों का मकसद अलग अलग है एक्चुअली, है ना। दोबारा सुनिए, फुल सबका डिस्क्लोजर करना है, ये कहता है कि डिस्क्लोज करो ना, कहां रोक रहा हूं, लेकिन मटेरियल बना के, मतलब ऐसा बना दो उसको ऐसे जो कि देखने में और समझने में हमें रिक्वायरमेंट हो ना। मटेरियलिटी का दूसरा गुण मैं फिर से समराइज करता हूं। मटेरियलिटी का मतलब कि जो छोटे छोटे खर्चे हैं जिनका हमें मैनेजमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है। मैनेजमेंट को मतलब क्या है, वो बड़ा टोटल कि भैया प्रिंटिंग पे कितना टोटल खर्च किया, स्टेशनरी पे टोटल कितना आपने खर्च किया, वो मैटर होगा, तो उसको तो डिस्क्लोज करना ही करना है। आप वो दिखाइए प्रिंटिंग, वो दिखाइए स्टेशनरी। अब प्रिंटिंग के अंदर क्या क्या खर्च हुआ वो मैनेजमेंट को मतलब नहीं है, वो तो जो मेरा पेटी कैश मैनेजर है उसको, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो पेटी कैश मैनेजर जो है ना उसके पास वो डिटेल होगा,
कि भैया यहाँ यहाँ खर्च हो रहे हैं, मुझे कंट्रोल करना, ज्यादा खर्च हो रहा है, कम खर्च हो रहा है, लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहां हम मटेरियलिटी को फॉलो करेंगे। बात समझ आ रही है? तो ये आपका दोनों का मतलब, मैं आपको अभी बुक से ही पढ़ाऊंगा बट मैं आपको समझाया जा रहा हूं। तो एक्चुअली इसका कन्वेंशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ है ना बच्चे। नाउ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि भैया आप जो भी, जैसे रेवेन्यू रिलेशन कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, मैंने बताया था इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, एक्रूअल है, कैश है, हाइब्रिड है। आप यहाँ पे हमने क्या बोलते हैं जी, और आप आ जाइए यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में, कॉस्ट पे हम रिकॉर्ड, बहुत सारी बातें होती हैं। तो कहता है कि जो भी आप कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो ना, वो आपका कंसिस्टेंट बेसिस पे होना चाहिए। आप फ्रीक्वेंटली उसको चेंज नहीं करेंगे, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, डेप्रिसिएशन निकाला, कभी एसएलएम से फिर निकाल दिया, डब्ल्यूडीबी से फिर, कभी ऐसा नहीं करना। जो रूल फॉलो करना है कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको फॉलो करना है, ये हमें ये बोलता है कंसिस्टेंसी। समझो मेरी बात ना, कन्वेंशन से ये डेवलपमेंट हुए जो, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है अपने प्रिंसिपल के अंदर में। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिव हो जाओ, ये हमें कहता है कि देखो जी, अगर फ्यूचर में कोई लॉस आपको होने वाला है, आप उसकी आज ही रिकॉर्डिंग कर लो, आप उसी को आज ही उसको आप लॉस मान लो, अगर आप श्योर हो कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो। लेकिन फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है तो गेन को आपको आज रिकॉर्ड नहीं करना। कंजर्वेटिव होता है जी घाटे को लेकर, फायदे को लेकर नहीं। वो कहता है कि लॉस होने वाला है फ्यूचर में, आप आज रिकॉर्डिंग कर लीजिए। लेकिन फ्यूचर में गेन होने वाला है तो फिर आज रिकॉर्ड नहीं करना है, जब गेन होगा तब रिकॉर्ड करना, जब एक्चुअली फायदा हो जाएगा। कंजर्वेटिव रहो ना, कंजर्वेटिव इंसान घाटे को लेकर बहुत आपका कॉन्शियस होते हैं, फायदे को लेकर नहीं। तो आप देखो, मैं इसका एग्जांपल बताता हूं। आप बना तो आप पढ़ेंगे मेरे साथ अभी आगे में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना, वहां पे सिखाऊंगा, या आपने सीखा होगा कि अगर हमें लगता है कि डेटर्स का कुछ पैसा आगे डूब जाएगा, मतलब हमारे जो डेटर्स है उनसे कुछ पैसा हमें फ्यूचर में नहीं मिलेगा और उसका हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, तो उस एस्टिमेट को हम इस साल ही प्रॉफिट लॉस में खर्च के रूप में दिखा देते हैं। ये हमें कौन कहता है? कंजर्वेटिज्म। आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे कि इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक जो होता है, स्टॉक, हम स्टॉक का मेजरमेंट करते हैं बच्चे कॉस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस, ऐसे एनआरवी होता है बट आपके सिंप्लिसिटी के लिए मार्केट प्राइस लिख रहा हूं, विच एवर इज लोअर। ये भी आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अलाउ करता है, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। मैं इसका मतलब बताता हूं। एक स्टॉक को बनाने में मान लो 5 लाख रुपीज लगा, मतलब उसकी कॉस्ट 5 लाख है, और मार्केट प्राइस अगर उसको बेचूं तो मुझे 6 लाख रुपीज मिलेगा। तो जरा बताओ, अगर बेचूंगा तो फायदा हुआ कि घाटा हुआ? सर फायदा होगा। 5 लाख का सामान 6 में बेचोगे, हम बोलते हैं फायदे को आज रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो स्टॉक हम कितने पे दिखाएंगे? 5 लाख पे, मतलब कॉस्ट पे। लेकिन अगर मान लो मार्केट प्राइस 5 से घट के 450 हो गया, कुछ भी रीजन हो सकता है, सिचुएशन खराब हो गया, कोरोना आ गया, कोई लेने को तैयार नहीं है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, डिमांड खराब हो गया, कस्टमर के पास पैसे नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हमें लगता है कि भैया कॉस्ट 5 है और मार्केट प्राइस 450, मतलब बेचूंगा तो 450 मिलेगा। तो हमारा कहते हैं भैया कि आप, ये कॉन्सेप्ट कहता है जी कि भैया आप इसको लोअर यानी कि 450 पे दिखाओ, 5 लाख पे नहीं, 450 पे। मतलब 5 लाख जिसको बनाने में लगा, अगर बेचूंगा तो 450 मिलेगा, तो कहता है कि 50 आज ही लॉस मान लो और आप इसको 450 पे दिखाइए। ये हमें कंजर्वेटिज्म अलाउ करता है। तो मेरे बच्चे, एंटिसिपेटिंग फ्यूचर लॉस एंड रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। एग्जाम में से दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, तैयार रहना। क्लियर ना? तो ये हमें कंजर्वेटिज्म आपको यहां पे अलाउ करता है। टाइमलीनेस कॉन्सेप्ट, मतलब कि आप अकाउंटिंग टाइम बेसिस पे करो, टाइमली बेसिस पे। जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उसी दिन रिकॉर्ड करो। ऐसा नहीं कि हम 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद हम उसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, या फिर आज मन नहीं कर रहा जी, या फिर आज मुझे दोस्त से झगड़ा हुआ है, मैं अगले साल उसका रिकॉर्डिंग करूंगा। ये नहीं, टाइमलीनेस, प्रॉपर टाइम बेसिस पे रिकॉर्डिंग, टाइम बेसिस पे अकाउंट का फाइनेंशियल, सब कुछ टाइम बेसिस पे होना चाहिए। एंड इंडस्ट्री प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट, आप इंडस्ट्री से अलग नहीं हो। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन के अंदर मेरे बच्चे बहुत सारी कंपनीज हैं, उन बहुत सारी कंपनी में एक सीओसी एजुकेशन भी है। तो सीओसी एजुकेशन जब अपनी अकाउंटिंग करेगा तो उसी प्रैक्टिस को फॉलो करे जो इंडस्ट्री में बाकी लोग करते हैं।
इंडस्ट्री मतलब एज ए ग्रुप, उस एजुकेशन इंडस्ट्री होता है, स्टील इंडस्ट्री होता है, मतलब हर एक प्रोडक्ट का एक अपना इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री में जो बाकी लोग जिस तरीके की अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं वही आपको भी करना चाहिए, ना कि उसे हट के करना चाहिए। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि सर बाकी सब लोग गलत कर रहे हैं तो हम भी गलत करें क्या? बात वो नहीं है, बात यहाँ पे जनरेशन का, कि जब सभी लोग एक काम कर रहे हैं तो वो सही काम कर रहे हैं, मतलब इसी वो भी काम प्रिंसिपल से हटकर नहीं करेंगे। लेकिन जैसे अब मैं आपको बताऊं, सुनना, मैं आपको बताना चाहता हूं एक्चुअली, जैसे आप पढ़ेंगे AS10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डेप्रिसिएशन के ऊपर में, फिक्सेड्स के ऊपर में, तो वहां पे कहा गया कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के 2 मेथड है, एक SLM एक WDB, ऐसे 3 है उसके अंदर में, बट मैं अभी 2 ही लेके चलता हूं क्योंकि अब छोटे बच्चे हैं। तो SLM WDB, चलो प्रोडक्शन यूनिट मेथड, 3 मेथड ले लेता हूं, 3 मेथड आपका है ना, 3 में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं कौन से मेथड को सिलेक्ट करूं? कहते हैं कि वही मेथड सिलेक्ट कीजिए अगर आपको चॉइस है तो जो इंडस्ट्री के बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा? इंडस्ट्री के फिगर से आप अपने आप को ठीक से कंपेयर कर पाओगे, इंफॉर्मेशन जो उनके हैं और आप हैं और एक दूसरे को आप देख सकते हो क्या गलत क्या दिक्कत हो रहा है, मतलब आप कंपैरिजन जो है, एनालिसिस जो है बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो ये कन्वेंशंस डाले गए आपके, तो ये बातें आपको ही समझाई गई हैं। इस पे MCQ क्वेश्चंस आते हैं, मैं भी कराऊंगा भी आपके साथ, इस पे फुल फ्लेज क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, मतलब आपको यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। तो मैंने कहा कि एक बार दोबारा, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपके वो जो एक है ना वो खुराफाती दिमाग, उसमें मुझे कहीं गलत साबित ना कर दे किसी और के सामने। तो मैं आपको बता दूं दोबारा, आज के टाइम पे जितने भी कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं, दे आर प्रिंसिपल्स, दे आर कन्वेंशंस, मतलब दे ऑल विल बी कवर्ड अंडर इधर कॉन्सेप्ट, इधर कन्वेंशन और द प्रिंसिपल। अगर आज राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एवरीथिंग यू हैव टू राइट, सब कुछ लिखना है आपने। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, सब लिखना है आपने। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सब लिखना है। मैंने तो कहा कि भैया अगर इनकेस एग्जामिनर और गेम खेलने की कोशिश करे और जानना चाहे कि क्या ये बच्चा सचमुच में संतोष सर से पढ़ा है क्या, तो हो सकता है पूछ दे कि भैया बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताओ, तो ये 4 आपके हैं। पूछ दे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताओ, तो फिर आपको ये बताने हैं, और बेसिक मॉडिफाइंग प्रिंसिपल यानी कि कन्वेंशन बताओ, तो फिर ये बताने हैं। अदरवाइज नॉर्मल क्वेश्चन में हम पूरा लिखेंगे। क्लियर ना? सबका मीनिंग बता दिया, हर एक चीज आपका। अब मैं चाहता हूं कि एक बार बुक से हम लोग इस चीज को स्टडी कर लें। सर ये लिख लेना आप, ऐसे मैंने आपको वीडियो में दिया हुआ है, लेकिन आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लो, एक जगह मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे एक्सप्लेनेशन के साथ है, यहाँ पे एक साथ आपको दिख जाएगा और कुछ खास रीजन नहीं है। ठीक है ना? आप लोगों के साथ बहुत चलाना पड़ता है मुझे एक्चुअली। जब मैं CA CMA फाइनल के बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, CFR उनमें है आपका, जब आप बड़े हो जाएंगे तो पढ़ेंगे मेरे साथ, तो वहां पे मजा आता है मुझे। वहां पे ज्यादा समझाने की चीज ही नहीं है, आप बहुत मेच्योर्ड, आपकी दाढ़ी मूछ पता नहीं क्या क्या, बाल कितने कितने बड़े बुढ़े हो गए रहते हैं आप, तो वहां कुछ भी समझा सकते हो, आराम से समझ आता है। बट यहाँ पे चिल्लाना पड़ता है आपके साथ। चलो एनीवे, आप आइए बुक के अंदर में। अब हम शुरुआत करते हैं। इन्हीं 3 पार्ट में मैंने पहले आपका बेसिक एजम्पशन में सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कह दे, एंटिटी कॉन्सेप्ट कह दे, या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कह दे, तीनों का मीनिंग सेम है। जब मुझे लगता है कि मैं थक रहा हूं ना, तो मैं इस अमृत को पीता हूं। इसकी एक घूंट पीने के बाद मैं 15 से 20 दिन तक बिना खाना पानी के रह सकता हूं, एक घूंट पीने के बाद। 2 घूंट पीने के बाद मैं 15 से 20 महीने तक बिना खाने के रह सकता हूं, और 3 के बाद तो फिर मुझे पूरे लाइफ टाइम खाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगा, कृष्ण भगवान ने मुझे दिया है, कृष्ण भगवान ने। आप आओ ना, मेरे साथ पढ़ो ना एक बार। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट मैंने तभी लिख दिया वहां पे नंबर ए में, बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक एजम्पशन कॉन्सेप्ट कह दे, प्रिंसिपल कह दे, कन्वेंशन, सबका मीनिंग सब में कवर्ड होगा। यानी कि नंबर 1 सेपरेट एंटिटी में क्या बता रहा जी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कंसीडर बिजनेस एंटरप्राइजेज एज ए सेपरेट एंटिटी एंड हैविंग सेपरेट आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। मैंने बताया है, आप जानते भी हैं इसके बारे में। कहता है आगे, सॉरी,
Therefore, business transactions are recorded in the books of accounts from business point of view and not from the owner. Therefore, amount invested by owner into the business is also treated as liability for the business. कौन सी liability? Internal. जो बाहर वालों ने दिया हम उसको external liability बोलते हैं, अंदर जो दिया उसको हम मतलब ओनर जो दिया उसको internal liability मतलब capital कहते हैं. Now, going concern कहता है कि according to this concept, it is assumed that enterprise will continue its operation for indefinite period of time. It is assumed that an enterprise neither has intention nor the need to liquidate मतलब बंद करना और wind up मतलब बंद करना and curtail its scale of operation और curtail मतलब छोटा करना. अपने हम ये assume करेंगे कि वो अपना operation को भी छोटा नहीं करने वाले हैं, बंद भी नहीं करने वाले, वो business चलते चला जाएगा. It is because of this concept a distinction is made between asset and expense, fixed and current assets and current. अभी मैं बता रहा था आपको, इसी के चलते फिक्स्ड और जो एक साल से ज्यादा समय में, करंट एसेट्स एक साल के अंदर में, और इस साल जिसका बेनिफिट उसको हम एक्सपेंस मानते हैं. सेम चीज लायबिलिटी के साथ एंड इनकम के साथ. नाउ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. According to this concept, only those transactions which can be expressed in money should be recorded in the books of accounts. Transaction event that cannot be expressed in money are not recorded in the books of accounts even if they are very useful or affect the business. ये तो आप जानते हैं. Periodicity concept कह दे या accounting period concept कह दे. According to this concept, the life of an enterprise is broken into a smaller period so that its performance can be measured at a regular interval. Generally, 1 year period is taken for the performance measurement and appraisal of the financial position. Appraisal मतलब जज करना कि analysis करना, interpret करना कि हमने ठीक किया कि नहीं किया, है ना, काम हमारा कैसा गया. So the life of the enterprise is divided into a smaller period, usually 1 year, which is termed as accounting period. क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड. इस एक साल के पीरियड को एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आते हैं? तो हमने कहा था प्रॉफिट लॉस. प्रॉफिट लॉस मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और फिर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट. सिर्फ प्रॉफिट लॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्चुअली आप सोल प्रोप्राइटर में, पार्टनरशिप में तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं. जब आप कंपनी की अकाउंटिंग सीखोगे तो वहां पे कंपनी एसपीएल बनाती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, मतलब सिर्फ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वहां ट्रेडिंग अकाउंट कुछ नहीं है. बट आप लेके चलना कि यहाँ पे जहां भी प्रॉफिट लॉस कह रहा हूं तो छोटे छोटे कंपनी फॉर्म में एक्चुअली वहां पे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट है. नाउ एक्रूअल कॉन्सेप्ट. एक्रूअल लिखा था ना मैंने यहाँ पे? अच्छा, नहीं लिखा था क्या? सॉरी. एक पांचवा यहां पे था जी, एक्रूअल भी कॉन्सेप्ट. ड्यू बेसिस मतलब कहता है कि एक्रूअल मींस रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस एज दे आर अर्न्ड और इनकर्ड एंड नॉट व्हेन द कैश और मनी हैज बीन रियलाइज. मतलब इनका रिकॉर्डिंग हम कब करते हैं? जब वो इनकर्ड हो चुके हैं, एक्सपेंस से जब हो चुके हैं, कब? जब बेनिफिट ले लिया, मैंने आपको बताया हुआ है. और रेवेन्यू कब? जब सर्विसेज रेंडर कर दिया. पैसा कब आया कब नहीं उससे मतलब नहीं है. कहता है रेवेन्यू मीन्स ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स या अदर कंसिडरेशन अराइजेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. कहता है रेवेन्यू का मतलब ग्रॉस इनफ्लो, पैसे का ग्रॉस इनफ्लो आना, क्या जी? या तो कैश का या रिसीवेबल का, मतलब डेटर्स हो गया, बीआर हो गया, या कोई और कंसिडरेशन. कुछ और भी हो सकता है कि हमने सेल किया और कहते हैं भैया पेमेंट ना, अब हमें अपना एक मशीन दे दो पेमेंट के रूप में, तो कुछ भी हो सकता है. From sale of goods, rendering of services, using other enterprises resources, yielding interest, royalty and dividend. Expenses are costs relating to revenue earned for a particular period. जो आपने रेवेन्यू अर्न किया उस साल में, उससे जुड़े हुए खर्चे जो होंगे उसको हम एक्सपेंस का नाम देते हैं. मैंने ये सब जानते हैं आप. नाउ अगला बी में आइए, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन के अंदर में. तो एक्चुअली बेसिक अकाउंटिंग ये प्रिंसिपल्स हैं, है ना. मैंने पहले, अगर आपके बुक में पहले कॉन्सेप्ट होगा तो पहले प्रिंसिपल मानना, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फिर वहां पे कॉन्सेप्ट मैंने कर दिया, कॉन्सेप्ट, और फिर आपका कन्वेंशन. ठीक है ना. तो मतलब है सभी. रेवेन्यू लेक्चर में कहता है दिस स्पीक्स अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली दोज ट्रांजेक्शंस व्हिच आर एक्चुअली रियलाइज्ड. फॉर एग्जांपल, सेल विल बी टेकन इनटू अकाउंट ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और लीगल ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड. अब देखो, एक्चुअली रियलाइज का मतलब कैश आना नहीं, मतलब जब आपका सेल हो चुका. तब सेल कब हो चुका? कहते हैं या तो पैसा आ चुका है या लीगल ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है.
हमने आपको ये दे दिया कि भैया लो जी अब आपका है, मैंने इनवॉइस काट के आपको दे दिया, मैंने इनवॉइस काट के आपको दे दिया, तो अब ऑनरशिप आपके नाम पे चला गया। तो पैसा आ गया तो भी ठीक है, या फिर ऑनरशिप ट्रांसफर यानी कि पैसा बाद में दोगे तो भी ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। तो रिलेशन कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट में फॉर एसरटेनिंग प्रॉफिट लॉस फॉर ए पीरियड एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऊपर में, शायद ये वाला चीज है ना, कहाँ गया, यहाँ बनाया था ना ये वाला आपका। In financial statement, it is necessary to match revenue of the period with the expenses of that period to determine correct profit loss। ये सब जानते हैं आप। फुल डिस्क्लोजर में मैंने बता दिया, एज पर दिस कॉन्सेप्ट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, अकाउंटिंग डेटा शुड प्रॉपरली बी क्लेरिफाइड, summarized, aggregated and explained for the purpose of presenting the financial statement which are useful for the users of accounting information। Duality concept, dual aspect. According to this concept, every transaction has two aspect, benefit receiving aspect और benefit giving। कुछ लोग लेने वाले होंगे तो कुछ देने वाले होंगे। These two aspects are to be recorded in the books of accounts, ठीक है। And the verifiable objective, मैंने बताया था हर एक चीज आपका वेरीफाई हो, तो कहता है कि under this concept accounting data must be verifiable। It means documentary evidence, source document यानी कि of transaction must be made which are capable of verification by an independent रिस्पेक्ट, ठीक है। एंड फिर कहता है 6 में हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वैल्यू ऑफ एसेट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक्विजिशन कॉस्ट और द प्राइस विच पेड। मतलब एक्विजिशन प्राइस का मतलब कि जितने पे आपने उसको एक्वायर किया, मतलब कॉस्ट एक्चुअल आपका जितना आपने पे किया है। एंड बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट के अंदर में एवरी डेबिट मस्ट हैव ए कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। डेबिट और क्रेडिट आपका दोनों के